हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने देखा कि कैसे वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगा करके उनको उनकी पदवी से हटा दिया गया और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने भारतवर्ष में जा कर के वहाँ के स्त्री, वहाँ के बच्चे, पुरुष, बड़े बूढ़े सबके ऊपर एक जबरन शासन किया है और इस तरह से उन्होंने कंपनी का विस्तार किया है। ठीक है, तो महाभियोग लगा करके वारेन हेस्टिंग्स को उनके गवर्नर जनरल के पोस्ट से हटा दिया गया और इसके बाद कौन गवर्नर जनरल आते हैं और क्या होता है कानूनन जो न्याय है, जो वारेन हेस्टिंग्स ने एक ज़िले में 2 अदालतें जो बनाई थी, एक था आपका दीवानी अदालत और दूसरा था फौजदारी अदालत। तो दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस थे और इन्होंने किस तरह से काजी और मुफ्ती को दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत में न्याय बनाने के लिए, मतलब एक न्याय का, क्योंकि जो देखिए जो अंग्रेज़ कलेक्टर थे, अंग्रेज़ कलेक्टर ही क्या थे, इसके मुख्य थे, हेड थे किसके, जो आपके दीवानी अदालत हैं और जो फौजदारी यानी जो क्रिमिनल कोर्ट और जो सिविल कोर्ट था, इन दोनों के हेड तो कलेक्टर ही थे, अंग्रेज़ कलेक्टर। लेकिन ये जो कलेक्टर थे हमारे भारतवर्ष के धर्म के बारे में, न्याय के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में ये नहीं जानते थे। तो इसके लिए भारतवर्ष से ही काजी और मुफ्ती नाम के 2 सदस्यों को उठाया गया। ठीक है, जिन्होंने न्याय की संरचना की, मतलब कौन काम किया जाए तो न्याय के अंतर्गत आता है और कौन सा कार्य किया जाए तो वो अन्याय के अंतर्गत आता है, कौन धर्म के है कौन अधर्म के है। तो इस तरह से जो मुफ्ती और काजी थे ये लोग निर्माण करते थे न्याय का। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने कल पढ़ा था। फिर कैसे हम लोगों ने ये भी देखा था कि इम्पीचमेंट जो था, महाभियोग लगा करके कैसे कंपनी इतने लंबे समय तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने जनरल वारेन हेस्टिंग्स को उनके पदवी से हटा दिया और उनके ऊपर कुप्रशासन का भी टैग लगाया। ठीक है, तो आगे उसके हम देखते हैं आज। हाँ, यहाँ है अ मेजर प्रॉब्लम वाज दैट, मुख्य कारण ये था, सबसे पहले जो न्याय हो रहा था यहाँ पे उसका एक मुख्य कारण भी था। क्या था? अ मेजर प्रॉब्लम वाज दैट ब्राह्मण पंडित गिव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द लोकल लॉ बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्कूल ऑफ द धर्मशास्त्र। देखिए, जो ब्राह्मण थे इन्हीं को तो इन्होंने क्या बनाया था, अंग्रेज़ कलेक्टर ने ब्राह्मणों को और काजी यानी कि मौलवियों को और पंडितों को ही इन्होंने न्याय का जानकार बना करके और कानून का निर्माण करने के लिए इन्होंने रख दिया था। लेकिन एक मुख्य कारण ये था कि ये लोग जो ब्राह्मण थे, जो धर्म गुरु थे, ये लोग, कितना मैसेज आ रहा है, ये लोग अलग अलग सिस्टम के अनुसार अलग अलग इनकी जो धर्म थे, मतलब धर्मशास्त्र, अलग अलग धर्मशास्त्र के अनुसार ये अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानून की अलग अलग व्यवस्था देते थे। कौन? जो ब्राह्मण और पंडित हुआ करते थे। ठीक है, टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिलिटी इन 1775 even पंडित वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ द हिंदू लॉ। जैसे अलग अलग ब्राह्मण अलग अलग धर्मशास्त्र के अनुसार अलग अलग न्याय बनाते थे, तो इसमें एक रूपता लाने के लिए 11 पंडितों का एक सभा बना दिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ दिया गया है टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिलिटी, समरूपता लाने के लिए इन 1775 ईस्वी में 11 पंडित वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ। मतलब इन सभी कानूनों को मिला करके 11 पंडितों को ये सौंप दिया गया कि आप एक अच्छा कानून का निर्माण करिए, क्या सही है क्या गलत है, इस धर्मशास्त्र उस धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं, एक धर्मशास्त्र हो, एक उसमें न्याय हो और वो सब पे लागू हो। ठीक है, तो 11 पंडितों ने मिलकर के इसको बनाया। आगे देखते हैं। एनबी हॉलहेड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश, और एनबी हॉलहेड जो हैं इन्होंने इस कानून को इंग्लिश में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। बाय 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉ वाज आल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूरोपियन चर्च।
अगर हम 1778 की बात करें तो 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। यानी 1700 अभी तो हम लोगों ने देखा कि पंडित लोगों ने मिलकर के हिंदुओं का एक्ट बनाया। अब 1778 तक मुस्लिमों के लिए भी इन अंग्रेज़ों ने एक न्याय व्यवस्था बना ली थी। Under the Regulating Act 1773 a new Supreme Court was established और 1773 के अंतर्गत जा करके एक नए सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा है 1773 के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इस तरह से ये लोग करते हैं। वाइल कोर्ट ऑफ अपील द सदर निजामत अदालत वाज आल्सो सेट अप एज द कलकत्ता। इसके अलावा कलकत्ता में यूरोपीय अदालत सदर निजामत अदालत की भी स्थापना कर दी गई। यानी अगर हम बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किसके अंतर्गत किस एक्ट के अंतर्गत हुआ है तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हुआ है। और उसी समय तक सदर निजामत अदालत की भी व्यवस्था कलकत्ता में कर दी गई थी। ठीक है। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडिया, इसको हटाते हैं। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन district was the collector. As the title suggested, his main job was to collect revenue and taxes and maintain law and order in his district with the help of the judge. भारतीय ज़िले में जो कलेक्टर होते थे वो सबसे बड़ा ओहदा होता था। ठीक है, कलेक्टरों का ओहदा भारतीय ज़िले में सबसे बड़ा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है उनका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना था। क्या काम था? लगान और जो रिवेन्यू थी इसको इकट्ठा करना था। न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना भी कलेक्टर का काम होता था। देखिए दिया है यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ द जज, पुलिस ऑफिसर एंड द दरोगा, इन तीनों के सहायता से ये अपने ज़िले में शांतिपूर्वक न्याय बनाए रखने की भी जिम्मेवारी कलेक्टर की होती थी। His office, the collectorate, became the new center of the power and patronage and steadily replaced the previous holders of the authority. और इस तरह से उनका जो कार्यालय, जो कलेक्टर कार्यालय था, सत्ता और संरक्षण का एक नया केंद्र बन गया था। यानी पावर का एक नया केंद्र था जिसने पुराने सत्ता के केंद्रों को उठा करके फेंक दिया और एक नई सत्ता की स्थापना की। यानी पुराने नियम कायदे कानून को हटा दिया गया और एक नए सत्ता की स्थापना कलेक्टर के जरिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में कर दी गई। द कंपनी आर्मी। अब इसके बाद क्या हुआ? देखिए यहाँ पर है आई इम्पीच द कॉमन इनेमी एंड द ऑपरेसर्स ऑफ ऑल। यहाँ दिया गया है कि मैं सबके शत्रु और उत्पीड़न पर महाभियोग चला रहा हूँ। कि कौन कह रहा है? वो ये किसके ऊपर महाभियोग चलाया जा रहा है? देखिए यहाँ पे दिया गया एक रिसोर्स है, किसी की कहानी है, किसी कहावत है यहाँ पे लिखी गई है, किसी का कोटेशन है, किसी का स्पीच है। हियर इज अ पैसेज फ्रॉम एडमंड बुर्के। किसका है? एडमंड बुर्के के द्वारा कही गई ये बात है। इलोक्यूंट अपीयरिंग स्पीच ड्यूरिंग द इम्पीचमेंट ऑफ द वारेन हेस्टिंग्स। यानी वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्यवाही के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया जिसका एक हिस्सा यहाँ पर दिया गया है। आई इम्पीच हिम इन द नेम ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया whose right he has trodden under his foot and whose country he has turned into a desert. मैं वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ। किसने कहा? एडमंड बुर्के ने कहा, जिसने अधिकारियों का या फिर अधिकारों का उल्लंघन किया है और भारतवर्ष के अधिकारों को पैरों तले रौंद दिया है और भारतवर्ष को एक रेगिस्तान बना दिया है। ठीक है, क्योंकि देखिए मुख्य जो शासन होता था वो तो इंग्लैंड से होता था हम लोग के, क्योंकि जो हम लोग का शासन हम लोग के ऊपर हो रहा है वो कौन कर रहा है? इंग्लैंड से जो एलिजाबेथ उस समय है वो कर रही हैं। लेकिन वो ये नहीं कहती थी कि आप जा कर के क्या करिए, भारतवासियों को लूटिए। लेकिन ये जो गवर्नर जनरल जो आते थे या फिर जो यहाँ के हमारे
ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने वाले जो व्यापारी आते थे, गवर्नर जनरल या फिर अंग्रेज़, वो यहाँ पे आकर के लूटा करते थे और ये बातें वहाँ तक पहुँचती नहीं थी। लेकिन जब वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगा तो ये बातें वहाँ तक पहुँची। तो वहीं के एक अंग्रेज़ ने, एडमंड बुर्के ने कहा कि वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया है, भारतवर्ष को लूटा है और वहाँ पर जा कर के भारतवर्ष को एक रेगिस्तान बना दिया है। लास्टली, in the name of the human nature itself, in the name of the both the sexes and in the name of the every age, in the name of the every rank, I impeach the common enemy and the opposers of all। ये कह रहे हैं एडमंड बुर्के कि अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के बच्चों के नाम पर, हर ओहदे, हर कैटेगरी, हर एक इंसान के नाम पर सबके साझा शत्रु और सबसे उत्पीड़न का बदला लेकर के मैं वारेन हेस्टिंग्स पर क्या कर रहा हूँ, महाभियोग चला रहा हूँ। ठीक है, द कंपनी आर्मी देखते हैं इसको। बच्चों आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, इसको समझिए अच्छे से, फिर कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बाय बच्चों।